हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारे कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज है, जिसका ये हमारा डे 10 है। ऑलरेडी हमारे डे 9 तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर हो चुके हैं। तो आज हम अपने इस डे 10 में देखेंगे कि राज्य विधानमंडल क्या होता है, उच्च न्यायालय क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी की 2.0 सीरीज है, जिसका डे 10 है। ऑलरेडी हमने डे 9 में बहुत सारे आर्टिकल कवर किए थे, तो उसी दिशा में आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपने संसद पढ़ लिया है। तो संसद और विधानमंडल सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को बस हम यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसा होता है। तो राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है, अर्थात मतलब जितने भी भारत में राज्य हैं सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। कहीं पे एक सदनी है, कहीं पे द्विसदनी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा भी है, ठीक है, और विधान परिषद भी है। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद है। अर्थात ये संसद की तरह कॉमन नहीं है कि सब जगह पे लोकसभा और राज्यसभा की तरह दो सदन होंगे ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो बातें आप बच्चों को जितने भी हैं उनको बता दूं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18/8/2021 को, तब भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, और एक बात और बता दें, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव आ चुका है, बट अभी वहाँ समाप्त नहीं की गई है। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पे जो जगनमोहन रेड्डी साहब हैं वो यहाँ की क्या कर रहे हैं, विधानसभा को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही जो पश्चिम बंगाल है वो विधान परिषद को अपनाने वाला है। तो मे भी अब आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आपको ये मिलेगा, कल परसों 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर चेंज होता है कुछ भी, तो आप इस प्रोविज़न को करंट से ऐड कर लेना। नहीं तो जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वहाँ पे हम आपको ऑलरेडी कई बार बता भी देते हैं। ठीक है, और आपको बताया भी है, आप में से जिन बच्चों ने हमारा मई माह का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, मई 2021 का, वहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, वर्तमान में यानी कि 2019 के समय से इस समय कितने राज्यों में विधानसभा है? 6 राज्यों में 2 सदन है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर। ठीक है, विधान परिषद। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इसको यहाँ पे 2019 में समाप्त कर दिया गया था। क्लियर? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे समाप्त करके यूटीज बना दिया है। ठीक है, तो अब आपके हिसाब से कितने बचने चाहिए? अब हमारे देश में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ठीक है, तो इस समय कितने? केवल 5। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक, 22 राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। अर्थात इसमें कोई सोचने वाली तो बात ही नहीं है कि जब राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो राज्यपाल और विधानसभा होगी। खासतौर पर मतलब जो 22 राज्य हैं हमारे, टोटल इसमें कितने स्टेट हैं हमारे? 28 स्टेट्स हैं, है ना। पहले 29 स्टेट्स होते थे और यूटीज कितनी होती थी? 7। फिर यूटीज हो गई 9, फिर उसको कर दिया गया 8, क्योंकि दमन दीव है ना, इनको एक साथ, दादर नगर हवेली, इनको एक साथ मिला दिया गया और स्टेट कितने बना दिए गए? 28। ठीक है, तो ये बातें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर बात आती है राज्य संविधान में राज्य विधान परिषद के गठन एवं विघटन की व्यवस्था है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या राज्य विधान परिषद के गठन एवं विघटन की व्यवस्था संविधान में दी गई है? तो हाँ, दी गई है। अब एक और बात ध्यान रखना कि संसद जो है वो एक विधान परिषद को उससे पहले विघटित कर सकती है और यदि पहले से नहीं है तो इसका वहाँ पे गठन कर सकती है। अर्थात क्या राज्य विधानसभा को पावर है
क्या राज्यपाल को पावर है? तो नहीं, संसद को पावर है किसी भी स्टेट में विधान परिषद के गठन से और उसकी समाप्ति से। ठीक है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे, इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात कि जो भी संसद ये गठन करेगी, ठीक है, तो ये कैसा विधेयक होगा? साधारण बहुमत का, मतलब ये विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे राज्य, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की जाती है। यहाँ पे केवल और केवल साधारण बहुमत के उपयोग के माध्यम से कहीं पे भी विधान परिषद का उत्साधन और उसकी समाप्ति की जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। अब बात आती फिर भी जहाँ पे विधानसभा बनी है या जहाँ पे विधान परिषद है, तो उसके संदर्भ में उसका गठन होता कैसे है, गठन के साथ साथ वहाँ पे जो विधान परिषद है उसमें क्या संख्या है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। तो विधानसभा का मतलब एज इट इज़ लोकसभा। ठीक है, अब मैंने इतना ही बोला, इतने में ही आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई होंगी कि अर्थात ये एक तरीके का क्या होगा, निम्न सदन होगा। राज्यसभा कौन होगी यहाँ पे? विधान परिषद, तो वो क्या होगा? उच्च सदन। ठीक है, ये दोनों वर्ड याद रखना, क्योंकि इन दोनों वर्ड से आपसे क्वेश्चन घुमा देगा। क्या दे देगा आपको कि राज्य के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, निर्वाचित सदस्य मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये इतनी बातें क्लियर हुई। बात आती है कि इनको प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है, अर्थात जिनकी भी उम्र 18 प्लस है उनके द्वारा इनको चुना जाता है। इनकी उम्र कितनी होगी? जो विधानसभा में जाते हैं उनकी उम्र होती 25। ठीक है, मतलब जिनकी 25 वर्ष उम्र है वो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। संख्या क्या है? संख्या कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम कहा गया है 500 और न्यूनतम कहा गया है 60, मतलब 500 से ज़्यादा ना हो और 60 से कम ना हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपवाद हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, गोवा हो, यहाँ पे 30 तय की गई है, और जो मिजोरम और नागालैंड है वहाँ पे 40 और 46। आपसे पूछता नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। एक बात यहाँ पे और याद रखना कि सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब उनको डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, उनको इनडायरेक्टली यहाँ पे विधानसभा में चुना जाता है। ठीक है, नॉमिनेटेड भी नहीं होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली होते हैं। इनका सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्राइबल एरिया का मैंने आपको बताया था ना, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मेघालय, ऐसी स्थिति होती है इनकी। नॉमिनेटेड सदस्य की अगर हम बात करें तो राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। हालांकि अब इसमें भी संशोधन हो गया है, तो मे भी हो सकता है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको भी समाप्त कर दिया गया हो। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप अवॉइड करिए। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल वही बात है जो मैंने वहाँ पे बताया था, क्या कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र की जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, निर्धारित किया जाता है कि हाँ किस किस के हिसाब से सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, परसीमन उसी को बोलते हैं, कई बार हो चुका है परसीमन। ठीक है, और इस समय जो परसीमन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही है, जिसे बाद में संशोधित करके रख दिया गया था कि हाँ ये तब तक बना रहेगा जब तक 2026 की जनगणना नहीं होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। तो संविधान में राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसे बढ़ा दिया गया, और अभी भी जो 104 अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी यही किया गया था कि इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर वास्तव में 104वां संविधान संशोधन आया था, लेकिन वही है। ठीक है, फिर बात आती है परिषद का, विधान परिषद। तो विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि परिषद में अधिकतम विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य। इसका क्या मतलब कोई भी राज्य में जो विधान परिषद होगी ना, उस विधान परिषद की संख्या कितनी होगी? जितनी विधानसभा की टोटल संख्या होगी। मान लो विधानसभा की टोटल संख्या का 400 है, तो इसका 1/3 होगी कोई भी विधान परिषद। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के मामले में आप समझ सकते हो
कि 400 मान लो इनके सदस्य हैं, तो यहाँ पे विधान परिषद कितनी हो गई, 3 1 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गई और 3 त्रिका 9, लगभग 133 या 135 के समथिंग मेंबर यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे काउंट किया जाता है। इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। अब आपको यहाँ पे एक थिंकिंग वाला क्वेश्चन दे देगी। क्या थिंकिंग वाला, कि किसी भी राज्य की विधान परिषद की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। तो कंफ्यूज मत होना, आप कहना हाँ साहब आप ठीक बोले कि किसी भी राज्य की जो विधान परिषद की संख्या है वो विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है। इसकी वास्तविक संस्था का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि जो विधान परिषद है तो उसमें कितने टाइप से लोग चुनकर जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको इस पे याद नहीं रखना है, बस इसका एक फॉर्मूला है वो आप दिमाग में बना कर रखिए। क्या, कि जो शिक्षार्थी हैं, मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं या पढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो 1/12 और 1/12 होने चाहिए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। 1/3 सदस्य जो लोकल हैं, मतलब नगर पालिका है, जिला बोर्ड हैं, वहाँ के चुने हुए लोग होने चाहिए। ठीक है, बाकी की जो 1/3 है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं चुनाव। ठीक है, अब जब आप इतने को जोड़ेंगे, ये आपके कितने सदस्य दिए हैं, आपके सदस्य दिए 1/3 प्लस 1/3, एक ये 1/3 एक 1/3। ठीक है, फिर आता है 1/12 और फिर 1/12, इनको कॉमन लेंगे तो 12 इसमें कॉमन आएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 + 1 4 4 8 2 10/12 ये आपका हो गया। और अब आपके कितने मेंबर होते हैं, 1 में आपको लेस करना है। ठीक है, तो 12 - 10/12। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 2/12, अर्थात 1 एकम 1 1/6, 1/6 केवल मेंबर और चाहिए। तो वो 1/6 मेंबर कौन कंप्लीट करता है, वो राज्यपाल के द्वारा। अगर ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप मत समझिए। इसका मतलब बस यही है कि इतने इतने सदस्य जब यहाँ से चुनकर आ गए और टोटल सदस्य हमें 1 लेना है। ठीक है, 1/3 1/3 ये सब आ गए हैं, तो टोटल 1 लेना है, तो टोटल में इसको माइनस कर दो, जो शेष आएगा वो सदस्य कौन नॉमिनेट करेगा, राज्यपाल। अर्थात अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, तो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अर्थात 5/6 सदस्य हैं वो एक तरीके से इलेक्ट होते हैं। 5/6 में 1/3 जो होते हैं वो विधानसभा के द्वारा होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो स्थानीय निकाय के द्वारा होते हैं, 1/12 होते हैं वो 3 वर्ष से स्नातक हों, और 1/12 होते हैं वो अध्यापन करने वाले लोग हों। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं याद रखना है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे 1/12 1/12 1/3 1/3 और 1/6 लास्ट में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है, ये इतना तो मैंने आपको बता दिया, आपको यही लाइन हो सकता है दे दे कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है या 1/6 का राज्यपाल नॉमिनेट करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर बात आती है राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत में चुनौती का मतलब क्या होता है कि राज्यपाल ने मान लो किसी को भी नॉमिनेट कर दिया, अब किसी आतंकवादी को तो नॉमिनेट करेगा नहीं, अच्छे व्यक्ति को ही करेगा, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते कि आपने सचिन तेंदुलकर को या किसी भी अन्य पर्सन को क्यों किया। हालांकि सचिन तेंदुलकर को राज्य विधानसभा में नहीं लाएंगे, कहाँ लाएंगे, आपका राज्यसभा में। ठीक है, तो यही चीज़ है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, ना कि अंतिम, अर्थात संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में कैसी है, क्या स्थायी है, क्या हमेशा ऐसी बनी रहती, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें संसद चेंज कर सकती है, बदलाव ला सकती है, लेकिन अभी तक संसद ने इसमें कोई कानून नहीं बनाया है। ठीक है, अब बात आती है विधानसभा के कार्यकाल के बारे में। तो बिल्कुल वही चीज़ है जैसे लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, मतलब एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद जो कि 5 वर्ष की होती है उसमें विघटित हो जाता है, वैसा ही विधानसभा भी है कि एक निश्चित समय के बाद ये भी विघटित हो जाता है। अर्थात विधानसभा निरंतर चलने वाला सदन नहीं होता। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए फिर बात आती है यहाँ पे कि किसी भी समय विघटित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। अर्थात मतलब राज्यपाल को अगर ये लगता है कि जो विधानसभा है वो इस समय
अविश्वास प्रस्ताव का शिकार हो गई है या उसमें पूर्ण बहुमत नहीं है, तो तब भी वो एक तरीके से इसे सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कितने भी टाइम के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको जब आपातकाल पढ़ा रहा था शुरू में ही, तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अब एक बात बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुमोदन कितने दिन में चाहिए? 1 माह में। ठीक है, ये बताया था, जिसमें गलती हुई थी मुझसे उस समय। ठीक है, बाद में देवी जी ने सही किया था उसको। तो ये चीज़ें हो गई। फिर बात आती है यहाँ पे एक खास बात, वो ये कि जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि राष्ट्रपति शासन अनलिमिटेड नहीं है। जैसे इसमें है ना, कितने भी समय के लिए 1-1 वर्ष करके आप कितने भी टाइम तक बढ़ा सकते हो। उसमें कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, मतलब वहाँ पे फिक्स है। बाकी आप लोग आपातकाल के टॉपिक को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी इस बार क्वेश्चन आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। और वही बात है, फिर उसके बाद यहाँ पे तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक। फिर बात आती विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में। तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक सतत सदन है, यानी कि चलते रहने वाला, समाप्त नहीं होता है, विघटित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, तो अर्थात इस तरह से अगर हम ये कहें तो कोई भी एक जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष के लिए। वहाँ पे कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन खास बात क्या है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में उसको सेवानिवृत्त हो जाना पड़ेगा, अर्थात प्रत्येक दूसरे वर्ष में वो एक तरीके से अपने आप को वहाँ से वापस ले लेता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है क्या विधान परिषद का जो सदस्य होगा वो एक ही बार चुना जा सकता है, 2 बार चुना जा सकता है? तो ऐसा कोई नहीं है प्रोविजन। मतलब वो कितने बार भी नामांकन अपना कर सकता है और कितने बार भी विधान परिषद का सदस्य अपने आप को बना सकता है। ठीक है, बात आती है योग्यता की क्या है। तो वही सिंपल सी योग्यता 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा के लिए, 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद के लिए। बाकी आपको यहाँ याद नहीं रखना है। संबंधित राज्य के, अब एक बात बताओ, जो विधानसभा का सदस्य बनेगा तो उसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी है। फिर बात आती है दल बदल। दल बदल का वैसे इंडिपेंडेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, और इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया भी था संसद में। तो यहाँ पे भी वही बात है, सेम टू सेम चीज़ें हैं, सेम टू सेम प्रोविज़न है कि 10वीं अनुसूची के तहत ये देखा जाता है। कौन देखता है? विधान परिषद में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, जैसे राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है ना, वैसा विधान परिषद में आपका उपराज्यपाल नहीं होता है। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देना कि जैसे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन विधान परिषद का जो सभापति होता है वो उसी सदन का सदस्य होता है, तो ये लाइन सही हो जाएगी। समझ गए क्यों? क्योंकि विधान परिषद में जो व्यक्ति चुना जाता है सभापति, वो उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है जैसे विधानसभा के अध्यक्ष को या जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को। लेकिन राज्यसभा के मामलों में जो व्यक्ति चुना जाता है उपराष्ट्रपति, वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपसभापति जरूर होता है लेकिन सभापति नहीं होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, विधानसभा के मामले में अध्यक्ष देखता है कि दल बदल के अंतर्गत क्या होता है। दल बदल क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया, 52वां संविधान संशोधन है, 10वीं अनुसूची है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, बस इससे ज़्यादा क्या याद रखना। राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं तो यही कहता हूँ कि जब आप लोग ये चीज़ें पढ़ते हो ना, संसद को, विधानसभा को, तो जहाँ पे आप संसद पढ़े हो, जहाँ पे नोट्स बनाए हो या जो भी बुकलेट में आप लिखे हो, तो वहाँ पे ऊपर ऊपर जो एक खाली पेजेस की जगह होती है ना, ये जो खाली पेजेस की जगह होती है ऊपर ऊपर, यहाँ कुछ प्रोविजन विधानसभा के वहाँ पे लिख लिया करो। और ऐसा ही काम किया करो जब ये पढ़ रहे हो तो यहाँ पे संसद वाले में लिख लिया करो, तो क्या होगा कि दोनों चीज़ें रिपीट रहेंगी, याद रहेंगे। अच्छा, बस यही अंतर है। जैसे मैंने ये लाइन बताई आपको विधान परिषद की और राज्यसभा के सभापति की, तो इसको लिख लो ताकि भूलोगे नहीं कभी, और जब भी देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टार लगा मिल जाएगा। मेरी कभी आप बुकलेट देखोगे तो उन बुकलेट में यही खराबी है और यही दिक्कत होती है कि मुझे
एक एक बुकलेट मतलब एक ही एडिशन की लगभग 3-3 परचेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं कॉपी लेके तो बैठता नहीं हूँ। जैसे मैंने यहीं पे देखा तो यहीं पे साइड में इस जगह लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, बीच में लिख दिया, मतलब पूरी किताब को पैसे वसूल। ठीक है, तो वही बात है। अनुपस्थित होता है तो 60 दिन की बैठक में रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, ये आपसे नहीं पूछेगा। विधानसभा का अध्यक्ष कैसे होता है, तो सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है, खास बात क्या है कि 3 मामलों में पद रिक्त कर सकता है कि विधानसभा में उसकी जो सदस्यता है वो एक तरीके से समाप्त हो जाए। दूसरी बात क्या है कि वो अपना लिखित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे और उसको समस्त जो सदस्य हैं उनके बहुमत से संकल्प से हटा दिया जाए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसे हटा सकते हो, नहीं हटाया जाता है। क्यों नहीं हटाया जाता है, एक बात बताओ, कौन होता है विधानसभा का अध्यक्ष? सदन का जो पार्टी बहुमत में होती है वही तो बनाती है। अब बहुमत में जो पार्टी वही बनाएगी, कांग्रेस कितना भी चिल्लाती रहे, एनसीपी कितना भी चिल्लाती रहे, जब तक एनडीए का वहां पे मेजॉरिटी है तब तक ओम बिरला साहब को आप नहीं हटा सकते। मतलब मैं लोकसभा के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, विधानसभा का मतलब अलग अलग हो जाएगा। अब मैं अगर किसी भी क्षेत्र का नाम ले लिया तो कुछ लोग कहेंगे सर क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हो, है ना, तो वो चीज़ नहीं करना है मुझे। तो इतनी बातें समझ गए, तो ये बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। कोरम की अनुपस्थिति विधानसभा की सीटों की बैठक को निलंबित कर सकता है। कोरम कितना होता है, टोटल का 110। ठीक है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है नहीं, उसका निर्णय अंतिम रूप से करता है। 10वीं अनुसूची के तहत निहत्ता से संबंधित मतलब यही आपका दल बदल, उसको चेक करता है। समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और स्वयं कुछ समितियों की अध्यक्षता करता है, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य उद्देश्य। देखो जैसे वहां पे आपने लोक लेखा समिति पढ़ा था, प्राक्कलन पढ़ा था, वैसे ही विधानसभाओं में भी होती है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक बात यहाँ पे बता दें, जैसे एक देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था देवियों वाले ग्रुप में, ठीक है, मतलब नारी सेना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि किनके संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन दिया था धन विधेयक, दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था वित्त विधेयक, तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था संविधान संशोधन विधेयक और चौथा उन्होंने ऑप्शन दिया था साधारण विधेयक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि वित्त, धन और संविधान इन तीनों को एक ही मान लिया था। तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वित्त विधेयक है वो केवल और केवल धन विधेयक के मामलों में 2 बातों में इक्वल है। मतलब वित्त विधेयक केवल 2 बातों में धन विधेयक की तरह दिखने में लगता है। पहला किन बातों में? पहला है कि जो ये वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता। दूसरी बात क्या है कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, बाकी हर एक मामले में इक्वल है, मतलब राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकती है, अगर उस पर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। केवल 2 ही विधेयक हैं, धन और संविधान, जिसमें संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। बाकी अधिकांश जो विधेयक होते हैं उनमें संयुक्त बैठक का प्रोविजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। फिर बात आती है विधानसभा के उपाध्यक्ष की, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही चुना जाता है, कार्यकाल तक बना रहता है। ठीक है, सभापति पैनल का अनुपस्थित हो तो ये उसकी अध्यक्षता करता है एक तरीके से। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बात आती है कि इनकी शक्तियाँ जो पीठासीन अधिकारी की विधान परिषद की वो कहाँ से हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष की तरह होती है। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है, मतलब कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं उसका फैसला अंतिम करता है। कौन करता है? जो विधानसभा आपका अध्यक्ष है। ठीक है, यहाँ पे वित्त विधेयक की जगह यहाँ धन विधेयक होना चाहिए कायदे से। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेना, यहाँ पे कोई विधेयक वित्त विधेयक है नहीं, यहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति को राज्य विधानमंडल से वेतन मिलता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर वोटिंग नहीं हो सकती है। अब इस पर क्या सोचना, इसीलिए मैंने संसद के टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ाया था ताकि आप में से किसी दिक्कत ना हो। उपसभापति सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, अंतर जो मैंने बताया वो आपको पता है। क्या कर सकता है राज्य विधानमंडल? आहूत करना। कौन आहूत करेगा? राज्यपाल। वहां कौन करता था? राष्ट्रपति। स्थगन कौन करेगा? जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा या जिस भी सदन का सभापति होगा, ठीक है, वो इसको स्थगित करेगा, मतलब कुछ समय, कुछ घंटे के लिए। ठीक है, पीठासीन अधिकारी को है इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार। सत्रावसान कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करता है और कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान का अधिसूचना जारी करता है। अब यहाँ ध्यान देना,
ये यहाँ पे गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ पे राज्यपाल आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि विधानसभा का मामला है, राष्ट्रपति यहाँ पे अधिसूचना या सत्रावसान नहीं करता, राज्यपाल को पावर है, ठीक है। राज्यपाल देखो बाद में दिया है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति कैसे हो गया? और बच्चे यही रटते रहते हैं, तो ये एरर है, ठीक है। इस एरर को आप सही कर लीजिए। हालांकि सत्र के बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है, स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। विघटन कौन करता है? विधानसभा, विधान परिषद जो होती है कभी विघटित नहीं होती, ऑलरेडी मैंने बताया था। विधानसभा ही केवल विघटित होती है, ठीक है। तो वही बात है, विघटित करने के लिए कई सारे प्रोविजन होते हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, फिर आती कोरम। ऑलरेडी आपको पता है 110। अच्छा, मंत्रिमंडल कितना होगा? 115, ठीक है। सदन में मतदान, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विधानमंडल में भाषा, ऑलरेडी आपको इन्हें बता दिया, कोई भी भाषा आप कर सकते हो। मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार भाग ले सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते, वहीं वोटिंग कर सकते हैं जहाँ के सदस्य होते हैं, लेकिन महाधिवक्ता तो किसी में भी नहीं कर सकता, ठीक है। विधेयक का प्रारंभिक सदन, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरे सदन में विधेयक, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले वाले में ही सब कुछ बता दिया था, ठीक है। धन विधेयक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता है, केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बाद पूरा स्थापित किया जाता है, ठीक है। एक सरकारी विधेयक होता है, सरकारी क्यों होता है? क्योंकि ये मंत्री के द्वारा ही लाया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए सरकारी विधेयक होता है। तो बस इससे ज़्यादा आप क्या याद रखोगे। फिर बात आती है यहाँ पे, जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृत दे देता है या इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ये एक स्पेशल पावर होती है, ठीक है। हालांकि वही बात है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि मतलब राष्ट्रपति धन विधेयक के रोक कर रख ले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी राज्यपाल से परमिशन पहले ही ली जाती है ना। तो वही बात है, तो इसलिए इसमें बहुत रेयर होता है। अब देखो, ये आप में से एक बार एक देवी जी ने मुझसे पूछा था कि सर ये देते क्यों हैं 65 वर्ष या 6 वर्ष? ये इसलिए देते हैं ना कि हमारा संविधान क्या कहता है, हम बहुत लचीले हैं। लचीले का मतलब कि हम दोनों स्थितियों चेक करेंगे। कई बार होता है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जैसे मैंने एक दिन ऐसे ही पढ़ रहा था, तो मैंने देखा था कि उसमें क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर कोई क्राइम के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सज़ा नहीं है तो किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके समकक्ष जो और प्रोविज़न है उसमें सज़ा मिल जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटी आप फुलफिल नहीं करते हो, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन वही बात है, आप तिरंगे को नाली में फेंक रहे हो, तिरंगे को जला रहे हो, तो आपको सज़ा मिल जाएगी। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन दांडिक जो कार्रवाई है, जो झंडा नियमावली है, झंडे के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत सज़ा दी जाएगी। जबकि आता किस में? फंडामेंटल ड्यूटी में, कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, ठीक है। तो ये सज़ा इसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है कि सरकार क्या करती है, समस्याएं ना हो इसके लिए कई सारे प्रोविज़न बना देती है, और सारी कंडीशन एक ही दिन एक ही समय एप्लीकेबल हो जाए बहुत मुश्किल है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा, ठीक है, मान लो आपसे क्या अपने बारे में, जैसे मैं मान लो कह रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे श्री IAS अकेडमी है, ठीक है। अगर श्री IAS अकेडमी का यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा तो ऐप की सुविधा करेंगे, अगर ऐप बंद हो गया तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, अगर ऑफलाइन बंद हो गया तो घर घर आके पढ़ाएंगे, अगर घर घर नहीं पढ़ा पाए तो मोहल्ले में कोई एक दुकान खोल लेंगे, वहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे। मतलब ऑप्शन है ना। अब कुछ बच्चे ये कहें, सर आपने दुकान नहीं खोली, सर आपने ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हो, सर आपका ऐप नहीं आया। अरे भाई, ये समस्याओं के समय पे आएंगे। अभी ये काम कर रहा है ना, तो इसी से काम चलाओ, समझ गए। तो कंडीशंस आपको पता होने चाहिए, सोल्यूशन, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें इतनी दी जाती हैं, ठीक, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब वही बात है संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य डिफरेंस का, विधेयक को लेकर, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है साधारण, इसे भी किसी उसमें लाया जा सकता है। मंत्री सेम टू सेम होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोविजन है किसी विधेयक में, इसमें भी विधानमंडल के संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना सबसे बड़ी बात क्या, कि संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। अर्थात संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे संबंधित यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई।
दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो दूसरा सदन स्वीकार करे अस्वीकार करे, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसकी लिमिटेशन क्या है राज्य विधानमंडल की। एक तो संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है, संविधान संशोधन विधेयक यहाँ पे नहीं आ सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था इससे पहले भी, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। फिर बात आती है और संसद के बारे में। लोकसभा ये आपके इसमें संयुक्त बैठक का प्रोविजन है, ठीक है। विधान परिषद के अभिभावी हो जाता है विधानसभा दूसरी बार, इसमें वो नहीं है, ठीक है। अब एक बात होता है, संयुक्त बैठक का क्यों प्रोविजन नहीं होगा? बुद्धि लगाओ ना कि भाई साहब अभी तो केवल 5 राज्यों में द्विसदनी है ना, तो संयुक्त बैठक क्यों होगी उसमें, ठीक है। और वही बात है, विधान परिषद उतनी पावरफुल नहीं बनाई गई है जितनी पावरफुल राज्यसभा है, ठीक है। अगर इतनी पावरफुल बनाना होता तो हर राज्य में बनाते हैं। किसी विधेयक पर गतिरोध के लिए राज्यसभा से उस तो संयुक्त बैठक का उपबंध है, यहाँ पे संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में भी यही बात है कि विधानसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की सिफारिश, राज्यपाल की सिफारिश, एक मंत्री ही, ठीक है, मतलब गैर सरकारी सदस्य नहीं होता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा से इक्वलिटी कैसे, साधारण विधेयकों को पूरा स्थापित और पारित करने को लेकर, मतलब विधानसभा में भी यही बात है विधान परिषद की तरह, तो ये बातें बस इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। कि जो विधान परिषद है वो विधानसभा के तरह समान किस मामले में, साधारण विधेयकों के संदर्भ में, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के संदर्भ में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के चयन में, संवैधानिक निकायों में, मतलब चाहे राज्य वित्त आयोग हो, राज्य सेवा आयोग हो, इनकी रिपोर्ट के मामले में, राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि के मामले में, ठीक है। यहाँ पे आपको घुमा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग दे सकता है, तो आप बता देना कि वाह साहब संघ लोक सेवा आयोग तो यहाँ पे थोड़ा ना है, ठीक है। विधानसभा से असमानता किस मामले में है, तो वही बात है कि वित्त विधेयक से विधानसभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता। विधान परिषद वित्त विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती ना ही अस्वीकृत कर सकती। यहाँ पे वित्त विधेयक क्यों दिया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये एरर है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब सही कीजिएगा। ये वित्त विधेयक यहाँ नहीं होगा, यहाँ सब जगह धन विधेयक होगा। एम लक्ष्मीकांत या कोई भी जब पॉलिटी की बुक पढ़ते हो ना तो इनमें यही दिक्कतें आती हैं। और जो ऑथेंटिक बुक होती हैं जैसे सुभाष कश्यप, तो वहाँ कानून नहीं लिखा होता, वहाँ विधि लिखा होता है। तो वही ये वित्त विधेयक यहाँ पे डिफरेंस है, इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ वित्त विधेयक नहीं होगा, धन विधेयक होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर मेरे से गलती हो रही, वैसे गलती तो नहीं है ये मेरे से, ठीक है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है तय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। वही बात है धन विधेयक ये और यहाँ पे भी यही होगा। देखो ये जो हम ऊपर पढ़ लिए ना इतनी जल्दी, तो यहाँ पे भी यही प्रोविज़न होगा। कहाँ पे हमने पढ़ा था, हाँ देखो ये धन विधेयक है, यहाँ पे मतलब यही होगा, तो मतलब धन ही है तो यहाँ पे भी धन ही होगा। फिर बात आती है यहाँ पे कुछ मामलों में इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। ये इम्पोर्टेंट है कि साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है। तो इसको साधारण मतलब जो विधेयक है उसको विधान परिषद केवल और केवल 4 माह के लिए रोक सकती है। पहले में 3 माह और अगले के लिए 1 माह, ठीक है। 4 माह तक के लिए इसे रोक सकती है। और वहाँ पे कितने दिन के लिए है बताइए, वहाँ पे आपका 6 महीने तक है, ठीक है। कि एक साधारण विधेयक को पास कराने के लिए वो 6 महीने तक, फिर उसको दोबारा मतलब लाया जा सकता है दोबारा जब बैठक होती है, ठीक। परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, अनुदान की मांग पर मत नहीं दे सकती। मतलब वैसे ही जैसे राज्यसभा कि राज्यसभा जो है वो बहस कर सकती है, अनुदान की मांग पर वोटिंग नहीं कर सकती, ठीक है। परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्यों? क्योंकि वो विधानसभा के प्रति, बिल्कुल ये लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए इतनी बातें आपकी ये हो गई। परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है, मैंने इसमें ऐसे नहीं देगा आपको कि परिषद बताइए, परिषद तो सब जान जाते हैं, ऐसे दे देगा उच्च सदन, मतलब राज्य का उच्च सदन भारत के राष्ट्रपति व राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो आप कहोगे बिल्कुल सही, संविधान संशोधन में परिषद प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि विधानसभा को भी उतना ज़्यादा मतलब राइट नहीं होता है, लेकिन विधानसभा कहाँ पे आती है, जब हम आपको बताते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो आधे राज्यों का समर्थन क्या होता है, वहाँ विधानसभा आती है, ठीक है। अंततः परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर करता है, क्यों? क्योंकि विधानसभा की सिफारिश के बाद ही संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है और या तो उसका गठन कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं।
दूसरी तरफ परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ होती है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इसमें आगे, देखते हैं क्या क्या है। ये तो आपको पढ़ना नहीं, किसी काम का नहीं। विशेषाधिकार क्या होते हैं ये आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो कि हाँ, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते, जो कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, क्यों नहीं होते? क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि वो उस सदन का तो होता नहीं है, वहाँ से भी नहीं होता, केंद्र के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिए। सामूहिक उत्तरदायित्व तो ऑलरेडी आपको पता है, न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब जो भी विधानसभा होती है वहाँ पे जो बातें होती हैं, समितियाँ जो बातें करती हैं, उनकी जांच नहीं कर सकती। और वैसे भी न्यायालय किसकी जांच करता है? संविधान से रिलेटेड, संवैधानिक बातों से रिलेटेड। ठीक है, सदस्य को मिलने वाली जो विशेषाधिकार हैं वो क्या हैं कि 40 दिन पहले या उसके बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल सिविल मामलों में, आपराधिक में नहीं। ठीक है, आपराधिक जैसे आपने देखा होगा ना, विधानसभा कुलदीप सेंगर का नाम है ना, उत्तर प्रदेश में आया होगा नाम, आपने सुना होगा। उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे थे। ठीक है, तो अभी दोषी भी ठहराए गए हैं वो, तो उनके संदर्भ में यही था, यही केस बनता है। सिविल होता तो उनको मतलब ये ना किया जाता गिरफ्तार, लेकिन क्योंकि वो सिविल नहीं थे, ठीक है, आपराधिक था, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, उसके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती का मतलब आप ये नहीं कह सकते हो इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया ऐसी बात करके, ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस राज्य में कितनी विधानसभा है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसीएस का तो एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो। उत्तर प्रदेश में 403 है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, बाकी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, अब यहाँ पे भी विधानसभाएं आ गई हैं, समझ गए? तो ये बातें बस याद रखना। फिर बात आती है हाई कोर्ट के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, तो अब वही हाई कोर्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक तौर पर कुछ बातें बस जाननी है। ज़्यादा क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट पे, और उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट को लेकर, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर बिल्कुल वही ट्रायंगल बनाओ, ऊपर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट, नीचे क्या होगा हाई कोर्ट, और उसके नीचे क्या होगा सेशन कोर्ट। ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। भारत में उच्च न्यायालय का जो पहला गठन था वो 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। मतलब 1861 का जो अधिनियम आया था ना, कौन था उस समय गवर्नर? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग की पोर्टफोलियो व्यवस्था या कहें विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो उस दौरान इसका गठन हुआ था। बाकी 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। मतलब जितने भी प्रांतों में गठित किए गए थे ये सब राज्य के ही उच्च न्यायालय बन गए। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए तो एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था है। ऑलरेडी आपको पता है, इससे पहले मैंने एक और ऐसा ही प्रोविजन पढ़ाया था, क्या? राज्यपाल को लेकर, कि राज्यपाल जरूरी नहीं किसी भी एक ही राज्य का बना हो। ठीक है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। तो वैसे ही उच्च न्यायालय भी 2 या 2 से अधिक राज्य या यूटीज से संबद्ध हो सकते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या घुमाएगा? भारत के सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था विद्यमान है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2019 के समय देश भर में लगभग 25 हाई कोर्ट थे। करंट में अगर अपडेट हुआ तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय थे, उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक था, और 9 का जो था 9 संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में एक अलग से उच्च न्यायालय था। ठीक है, वही बात है। अब यहाँ पे आ गया जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इनके लिए एक ही उच्च न्यायालय हुआ। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि 2 यूटीज हो गई हैं जहाँ पे अपना इनका खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, और वही बात है, जब ये हाई कोर्ट यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे तो फिर अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेट कितने हो जाएंगे? लगभग आपके 24 हो जाएंगे वहाँ पे। फिर बात आती है, संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है, अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। अर्थात किसके पास राइट है? संसद के पास। आपको यहाँ पे दे देगा राष्ट्रपति, आपको दे देगा यहाँ पे किसको? विधानसभा के बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो आप बता देना नहीं साहब, संसद के पास ये राइट होता है। ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करे
उसकी बात होती है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ध्यान देना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। परामर्श बस लिया जाता है कि हाँ राज्यपाल साहब आप कोई सिफारिश कर दो, तो उसी के हिसाब से हम नियुक्त कर दें। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श भी करता है। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर करना है तो दोनों राज्यों के राज्यपालों से बात करेगा। 99 अमेंडमेंट जो हुआ था NJAC, उसको समाप्त कर दिया गया, ऑलरेडी आपको पता है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वही है कि भारत का नागरिक हो, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो और लगातार 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, आप जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, 5 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, आप में से एक देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो होता है 5 वर्ष या 10 वर्ष ये दोनों कंपलसरी हैं, तो एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति जब 10 वर्ष तो इसमें भी कॉमन है, 10 वर्ष इसमें भी कॉमन है, तो जब 10 वर्ष तक वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, और 5 वर्ष तक वो वहाँ पे काम कर रहा है उच्च न्यायालय में, तो सिंपल सी बात है वो बनेगा ही। और ये होता ही है, मतलब कॉलेजियम सिस्टम यही होता है ना, इसीलिए हर एक व्यक्ति क्रम में लगा होता है, क्योंकि इतने मानक आपको करने ही करने हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं निर्धारित की गई है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए, जैसा हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए क्या चाहते थे कि वो एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए ताकि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं विद्यमान है। ठीक है, शपथ किसके सामने लेगा, तो वही बात है, राज्यपाल शपथ इसको दिलाता है। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है बताइए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, वेतन भत्ते, अब यहाँ ध्यान देना इंटरेस्टिंग बात कि वेतन और जो भत्ते होते हैं ना हाई कोर्ट के, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, बाकी आपको ये नहीं याद रखना है, न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, सीमा नहीं निर्धारित है, कार्यकाल नहीं है, 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। ठीक है, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अब एक बात देखो, 62 वर्ष तक मान लो कोई बना रहा, ठीक है, तो ये जाके क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा तो उसमें कितनी है, 65 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, अब 65 वर्ष तक रहेगा तो कितने वर्ष तक रह सकता है, केवल 3 वर्ष तक, समझ सकते हो। तो इसलिए ऐसी वहाँ पे बातें की जाती हैं, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि विधानमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, नहीं, संसद। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित क्या बात है, संसद में मतलब उसी आधार पर प्रस्ताव आएगा, प्रत्येक सदन का सदन, और फिर वही 2/3 बहुमत, मतलब एक तरीके का महाभियोग के प्रोसेस की तरह होता है। ठीक है, उसी प्रक्रिया देख रहे हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, तो वही है, बाकी इसमें आपको नहीं पढ़ना है। अब वही है 100 सदस्य लोकसभा की और 50 राज्यसभा की, पुराना वाला बात है, अध्यक्ष और सभापति डिसाइड करता है, और आपको पता होना चाहिए कि वही मना कर देता तो मना हो जाता है। अब तक किसी पर कोई महाभियोग नहीं लगा है। स्थानांतरण कैसे होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। किससे परमिशन लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अतिरिक्त न्यायाधीश का मतलब राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी समय के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दे दे कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रमुख कारण है, ठीक है, तो आप बता देना कि उच्च न्यायालय में अगर कोई बकाया कार्य बाकी है, अधिक है, या अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया है, तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ठीक है, 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता है। ठीक है, कोई भी है, चाहे कार्यकारी हो या अतिरिक्त हो, 62 वर्ष उसकी लास्ट है। इतनी बातें हो गई। फिर बात आती है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये ठीक संसद द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है, और इस पर क्या वोटिंग हो सकती है, नहीं वोटिंग हो सकती, संचित पर भारित व्यय। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखो, वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, संसद।
वेतन और भत्ते मिलते कहाँ से हैं? राज्य की संचित निधि पे। पेंशन कहाँ से मिलती है? पेंशन इसे मिलती भारत की संचित निधि से। यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। मतलब वेतन और भत्ते कितने रुपए मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे कि 5 लाख मिलेंगे, ये डिसाइड कौन करेगी? संसद। दिए कहाँ से जाएंगे? राज्य विधानमंडल से। पेंशन कहाँ से दी जाएगी? भारत की संचित निधि से, ठीक है। तो बस इतनी इंटरेस्टिंग बात याद रखना। क्या सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है? तो बिल्कुल भी नहीं, वकालत पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बस यही हो कि पक्षपाती टाइप का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में समय बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। मतलब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अलावा, मतलब जो उच्चतम और अन्य उच्च न्यायालय हैं उनके अलावा कहीं पे भी बहस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही बात है कि भविष्य में लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात न करें। मतलब ऐसा ना हो कि आज वो जज बन गया है, बाद में उसने इस्तीफा दे दिया, सेवानिवृत्त हो गया और बाद में मोदी जी के लिए फिर वो वकालत कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये मतलब फिर गलत हो जाता है वहाँ पे। अब बात आती है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था शुरू में ही, लेकिन वही बात है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मना कर सकता है या हाई कोर्ट मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी फंडामेंटल राइट के इश्यूज को डील करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो इसलिए यहाँ बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपसे सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पे भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा, अधिकारिता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना, ठीक है। राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के बनाए गए किसी भी अधिनियम, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ठीक है। यहाँ पे नागरिकों का मूल अधिकार का प्रवर्तन प्रारंभिक के अंतर्गत आता है, या कहें आरंभिक के अंतर्गत, ठीक है, या मूल के अंतर्गत। लेकिन वहाँ पे जब संसद आप पढ़ते हो, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलता है, मूल अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। वो किसके अंतर्गत आता है? न्यायाधीश अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी। फिर बात आती है संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में। बाकी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रिट क्षेत्राधिकार, वही बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल से संबंधित रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट जो है उसका रिट का जो क्षेत्राधिकार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मतलब वो केवल फंडामेंटल राइट में ही नहीं, बाकी अन्य में भी रिट जारी कर सकती है, ठीक है। यही बातें यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको बस पढ़ लीजिएगा, कोई वही है ना, फ़ायदा नहीं। तो बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अपीली क्षेत्राधिकार, ये दोनों के सिविल व आपराधिक मामलों के मामले अपील कर सकता है। सिंपल सी बात है, कोई सिविल इशू है, जैसे दीवानी का कोई मामला है, फौजदारी का है, दोनों के खिलाफ अपील हो जाएगी। बाकी आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभिलेख न्यायालय मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले भी। अभिलेख का मतलब होता है कोई फैसला अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसको साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, ताकि जो सेशन जज है, मतलब सत्र न्यायाधीश है, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो इसका उपयोग कर सकें, ठीक है। आर्थिक दंड और दोनों प्रकार के दंड ये दे सकता है न्यायालय के अवमानना पर। क्या न्यायालय के अवमानना शब्द को परिभाषित किया गया है? तो नहीं साहब, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ऑलरेडी समझ सकते हो कि राज्य विधानमंडल कोई विधेयक, कोई विधि बनाती तो उसकी समीक्षा कर सकती है, ठीक है। स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको उसी दिन बताया था कि हाई कोर्ट की एक महिला जज ने वर्डिक्ट दिया, बाद में उसकी फिर समीक्षा की थी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ट्रिब्यूनल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो वही बात है कि मूल संविधान में इनका प्रोविज़न नहीं है, बट 42 अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें संविधान के भाग इसमें जोड़ा गया, अर्थात अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय बन गए हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आप क्या याद रखोगे कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? अधिकार देता है केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं, उनकी भर्तियों के विवादों को सुलझाने के लिए कुछ ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। जैसे आपने कैट देखा होगा ना, कैट का एग्ज़ाम होता है, सेट का एग्ज़ाम होता है, तो वही बातें हैं। बाकी आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा कि कैट क्या होता है, ये सब आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले तो ट्रिब्यूनल पे ही क्वेश्चन आएगा। इतनी बातें हो गई, चलिए
ये भी आपका हो गया राज्य प्रशासनिक उपकरण, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। केवल 9 राज्यों में अभी तक ये हैं ट्रिब्यूनल्स, ठीक, सेट मतलब, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं। केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के समान ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है, ये ऑप्शनल के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होता है उनके लिए, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके संबंध में क्या है। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में आपसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट से रिलेटेड होता है, खासतौर पे जैसे लोक अदालत हो गई, ग्राम न्यायालय हो गए, ठीक है, तो उसी से संबंधित है। तो देख लेते हैं इसमें, जैसे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी स्थापना कौन करता है, राज्यपाल। ध्यान देना कि राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये भी कुछ नहीं पढ़ना है, संरचना एवं अधिकार क्षेत्र ये भी आपको नहीं कवर करना है, ठीक है। ये भी आपका हो गया। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण वही है, ये आपको करंट में आपको पढ़ाएंगे नालसा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें फ्री एड प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसलिए करंट का विषय करंट में देखना है, ठीक है। लोक अदालत के संदर्भ में ऑलरेडी मैंने करंट में इसको कई बार पढ़ाया है, बट यहाँ पे बेसिक तौर पे मैं कुछ बातें बता दूंगा, वो आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे ये कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ पे वे मामले आते हैं जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए, अर्थात न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए। यहाँ पे क्या होता है कि सौहार्द ढंग से निपटाए जाते हैं, यानी दोनों पक्षों के विवाद का जो समाधान है वो लोक अदालतों में कराया जाता है, ठीक है। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, अर्थात ये वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है, मतलब कि दोनों लोग आपस में आ जाओ, मिल के इसको सॉल्व कर लो इशू को, ठीक है। तो वही बात है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। वैधानिक स्थिति क्या है, पहली जो लोक अदालत थी 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था, मतलब जो शिविर है, ठीक है, उसको यहाँ पे किया गया था। बाकी आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई भी मामला। खास बात क्या है कि किन विवादों को लोक अदालत में ले जाया जा सकता है, कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो, कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई मामला है, न्यायालय में अभी उस पर सुनवाई चल रही है, लंबित नहीं है। देखो पेंडिंग का मतलब ये होता है कि अभी उसमें सुनवाई शुरू हुई है लेकिन अभी उतनी तेजी से नहीं चल रहा। लेकिन सपोज करो कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है और वहाँ पे सुनवाई भी चल रही है, तब तक आप चले गए लोक अदालत, तो इसकी भी आपने तौहीन की, इसकी भी तौहीन की, तो ये मामला लोक अदालत के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, ठीक है। नहीं तो बाकी जो भी मामले हैं वो सब लोक अदालत में आएंगे, अर्थात केवल न्यायालय में लंबित मामले ही नहीं बल्कि वो भी जो अभी न्यायालय में नहीं पहुँचे। कौन कौन से हैं ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है कि लोक अदालत का जो निर्णय होता है वो सिविल कोर्ट के हुक्मनामे अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह अन्य होगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी, और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। यहाँ ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि लोक अदालत का जो डिसीजन है वो बाध्यकारी, तो बच्चे ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार बाध्यकारी क्यों, गया कौन था, हम और आप गए थे कि भाई हमारे और इनके बीच लड़ाई हो गई थी। किस लिए लड़ाई हो गई थी, क्योंकि 25 पैसे की मुझे इनको टॉफ़ी खिलानी थी, मैंने इन्हें टॉफ़ी खिलाई नहीं, ठीक है। तो हम दोनों क्यों गए, क्योंकि हमें दोनों को भरोसा था कि यहाँ पे डिसीजन हो सकेगा। तो हम जब वहाँ गए और उस अदालत के जज ने अगर हमसे कहा कि भाई साहब आप इनको 25 पैसे की टॉफ़ी एक खिलाइए और साथ ही 25 पैसे की एक और खिलाइए, क्योंकि आपने इनको इतनी देर तक मतलब टॉफ़ी से वंचित रखा, ठीक है, तो मुझे 50 पैसे की टॉफ़ी खिलानी पड़ेगी और ये बात मुझे माननी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं 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 मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, तब नहीं जा सकता, ठीक। लेकिन अगर ये डिसीजन मैं लोक अदालत में नहीं ले गया, ठीक है, या लोक अदालत का डिसीजन आया, ठीक, या मैं उसके पास गया ही नहीं, उसके बाद अगर मैं कहीं दूसरी फिर से अपील शुरू करता हूँ, सपोज कीजिए कि लोक अदालत का डिसीजन आया है, ठीक है, मैंने उसको नहीं माना, लेकिन मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाध्यकारी होता है। फिर भी अगर मैंने नहीं माना तो मैं उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता हूँ किसी भी अदालत में। हाँ, अगर मैं अदालती कार्यवाही से चल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई डिसीजन दिया गया है
कि आपको 50 पैसे की टॉफ़ी खिलानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं भाई साहब मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँगा लेकिन 50 पैसे की टॉफ़ी नहीं खिलाऊँगा, तब मैं वहाँ पे ऊपर ऊपर अपील करता रहूँगा। ठीक है, तो वही बातें हैं। बाकी इसमें अपील करने का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, इसका डिसीजन जो होता है वो अंतिम होता है। ठीक, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। स्थायी लोक अदालतें आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, परिवार न्यायालय के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना ही पता होना चाहिए कि हाँ 1984 के विवाह व पारिवारिक मामलों से संबंधित बातों को डील करता है, बाकी आपसे नहीं आता। देखो ये सब पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर बात आती ग्राम न्यायालय। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बस पता होना चाहिए कि 2008 को ग्राम न्यायालय की बात की गई थी। ठीक है, कि निचले लेवल पर भी ग्राम न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन जो पूछा था वो ये कि ग्राम न्यायालय केवल और केवल दीवानी मामले सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, दीवानी और फौजदारी दोनों। दीवानी और फौजदारी का मतलब क्या, जमीन जायदाद के साथ साथ मारपीट के भी जो मामले हैं वो भी वो सुनते हैं। आपने देखा होगा कई पंचायतें होती जो सुनती हैं। ठीक है, ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रावधिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा, बल्कि नेचुरल न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा अगर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया। अर्थात जैसे आप देखते हो ना कि मान लो ग्राम स्तर पर किसी ने कोई गलत कृत्य किया और कानूनी हिसाब से उसकी सजा काफ़ी बड़ी है, तो ग्राम न्यायालय क्या कर सकता है, अरे ठीक है यार छोड़ो ना यार, गलती हो गई, चलो अच्छा एक काम करो, पूरे गाँव वालों से माफ़ी मांग लो, ठीक है, दोबारा से ऐसा कृत्य मत करना, और ये अपने सब अपने लोग हैं, ऐसा वो कह के समझौता करा सकता है। मतलब नेचुरल राइट के हिसाब से। जरूरी नहीं ना तुम दोस्त उसके लगते हो, सगे भाई लगते हो, तुमने 50 पैसे की टॉफ़ी चुरा ली है तो नहीं, 50 पैसे का जो जुर्म होता है 5 दिन तक इसको जेल में बंद रखो, तो ये ड्रामा नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज़ें उसमें होती हैं। फौजदारी मामलों में अपील 17 दिन न्यायालय में प्रस्तुत होगी, जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। ठीक है, दीवानी मामले में जिला न्यायालय में दाखिल होगी। कहने का मतलब है कि आप इसमें अपील कर सकते हो। ठीक है, फौजदारी के संदर्भ में भी जो कि सेशन कोर्ट है, दीवानी मामलों के संदर्भ में जैसा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, 6 माह की अवधि के अंदर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, पैसे ऐसे आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपसे कुछ भी नहीं आता है। राज्य सरकार स्थापित करते हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार, तो आप कहोगे राज्य सरकारों के द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने आज डे 10 तक का हमारा इंडियन पॉलिटी कवर किया। अब हमारे केवल 5 पार्ट बचे हैं, मतलब 15 पार्ट में हमारी ये कवर होगी। छोटे छोटे पार्ट हैं, ज़्यादा उनमें डिटेल में नहीं पढ़ना होता, जितना डिटेल है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। देखो सबसे ज़्यादा डिटेल कहाँ तक पढ़ना होता है, आपको केवल संसद तक, जो 22वां टॉपिक है। ठीक है, बाकी आपको फिर डिटेल नहीं पढ़ना होता है, फिर हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़ना होता है, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, और ये चीज़ें सरल होती हैं। ठीक है, तो जटिल नहीं होती हैं, तो इसलिए आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। और मैं वही बात है कि मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऑप्शनल नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको पीएचडी होल्डर नहीं बनाना है। नहीं तो फिर मैं अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगूंगा तो आप में से कई बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, है ना, तो उस हिसाब से नहीं पढ़ाना है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि डे 11 में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।